वेलकम टू राजन राज इंस्टीट्यूट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। गाइस, हमने कल क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 है कि निर्धारित शर्तें न पूरी करने वाले 334 पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दलों को पंजीकृत सूची से चुनाव आयोग ने हटाया। ये ऐसा विषय है जहाँ से बीपीएससी प्रश्न उठा लेती है और बहुत अच्छी तरह से बीपीएससी प्रश्न उठाती है। इसे एक गुड़ प्रश्न के रूप में देखा जाता है। प्रश्न सबको पता रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, जहाँ से बच्चे कन्फ्यूज होकर के या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या गलत करके चले जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हैं कितने हैं। तो संख्या में ये 6 हैं और उनकी नाम अगर देखें, उनका नाम है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगर इनके लोकेशंस के बारे में हम ध्यान दें तो इसे हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब में सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में पूरे भारत में सक्रिय है और करीब करीब सभी राज्यों में ये अपना प्रभाव जमा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। नेशनल पीपुल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है अभी। बहुजन समाज पार्टी मुख्यतः यूपी में है, उसके अलावा कुछ राज्यों में बची हुई है अभी, और ये भी संघर्ष कर रही है, अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है बहुजन समाज पार्टी। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी अस्तित्व कुछ राज्यों में है, जिसकी वजह से इन्हें अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक मान्यता प्राप्त जो प्रादेशिक दल हैं वो अब 67 मात्र रह गए हैं। ध्यान रहे कि 334 पंजीकृत जो गैर मान्यता प्राप्त दल थे उनको पंजीकृत सूची से चुनाव आयोग ने हटा दिया है और ये मात्र बचे हैं 67। बिहार में मतदाता सूची का एसआईआर से मतलब है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया। ये बहुत आवश्यक था। ऐसे आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि बिहार में एक ही नाम से कई फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं और चीज़ें, और ये प्रथा आज भी कायम है, इस पे रोक लगनी चाहिए। दूसरा, देखा जाता है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनके नाम भी वहाँ पे दर्ज थे। ऐसे में इंटेंसिव रिवीजन करना आवश्यक था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत अच्छा रहा बिहार में। इसके तहत 65 लाख मतदाताओं का नाम नई सूची के प्रारूप से हटाया गया है। बिहार में एसआईआर का कार्य चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया और यह 1 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। बहुत अच्छा रहा और इससे बिहार को काफ़ी फायदा हुआ है। अगला है गोवा विधानसभा में विधायकों ने राज्य में बैल लड़ाई को वैध बनाने के लिए समर्थन जुटाया। देखिए, यहाँ बैल लड़ाई कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब ये चर्चा में आता है। जैसे स्थानीय रूप से गोवा में से क्या बोलते हैं, बैल लड़ाई का नाम धीरी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र में पशु क्रूरता निवारण पीसीए अधिनियम 1960 पे कुछ बातें कही हैं। तमिलनाडु में इसको जल्लीकट्टू कहते हैं, कर्नाटक में कंबाला कहते हैं और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ बोलते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चा की है तो ये चर्चा में बना रहा है और इससे प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि गोवा में यह स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो धीरियो। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब में किन नाम से जाना जाता है। ऐसे दे सकता है कि मिलान करने के लिए दे दें और वहाँ पे थोड़ी सी गलती से पूरा प्रश्न गलती में होता है। आगे है
सिविल ड्रोन प्रमोशन और रेगुलेशन। ड्रोन से सभी संबंधित है दोस्तों। ड्रोन आपके लिए हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है, लेकिन इस पे जब विधेयक बन रहे हैं, इस पे जब नए नए नियम बनाए जा रहे हैं तो उनको जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से अब टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है तो सरकार अभी इधर ध्यान दे रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उक्त मसौदा जारी कर 30 सितंबर 2025 तक जनता से सुझाव मांगा गया था। यह विधेयक ड्रोन नियम 2021 की जगह लेगा। यह बहुत आवश्यक है। यह 2025 में जो विधेयक आया है यह किसका स्थान लेगा? ड्रोन नियम 2021 के भी स्थान लेगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका ध्यान रहे, इसका ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह भारत में UAS, ध्यान रहे जहाँ कन्फ्यूजन ना हो, USA नहीं है, ये UAS है। UAS मतलब अनलैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देगा। आपने पहले सुना होगा UAV, और UAV US से संबंधित ये थोड़ा सा अंतर होता है। एयर स्पेस मैनेजमेंट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। इसमें तीन तरह के जोन मुख्य रूप से हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। देखिए ग्रीन जोन में क्या होता है कि बिना किसी रोक टोक के वहाँ उड़ान भर सकते हैं, अनुमति है इसकी। येलो जोन में क्या होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मंजूरी लेनी आवश्यक है, तभी वहाँ पे आप इसको उड़ा सकते हैं। रेड जोन में प्रतिबंधित रहता है, पहले केंद्रीय मंजूरी आवश्यक है। पायलट प्रशिक्षण, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पायलट प्रशिक्षण रिमोट पायलटों को DGCA से अधिकृत संस्था से प्रमाण लेना होता है, तभी जाकर के उनको ड्रोन उड़ाने की प्रमाण पत्र मिलते हैं और उनको अधिकार मिलता है। सुरक्षा सुविधा, ड्रोन में एंटी टैम्परिंग टेक्निक ट्रेस करने की सुविधा आगे देखेंगे, तथा साथ ही एयरवर्थनेस का पालन भी करना चाहिए। एयरवर्थनेस का मतलब है कि हवा में किस चीज़ को नुकसान न हो। जैसे इसमें जुर्माना क्या है, देखिए गंभीर उल्लंघन 3 वर्ष तक जेल हो सकता है, 1 लाख तक का जुर्माना। जानबूझकर अवज्ञा किया तो 3 माह का जेल और 50,000 का जुर्माना। दोबारा अपराध किया तो 6 माह तक का जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। अगर जब्ती का अधिकार दिया जाए तो वहाँ पे इसके तहत DGCA या अधिकृत अधिकारी उल्लंघन में इस्तेमाल ड्रोन जब्त कर सकते हैं। पीड़ितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है इसमें। ड्रोन दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा का प्रावधान किया गया है। संज्ञेय अपराध खतरनाक सामान या हथियार के रूप में ड्रोन का उपयोग संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती से मतलब होता है कि ऐसे अपराध में जमानत नहीं मिलता है। मसौदा विधेयक के अनुसार सशस्त्र बलों के UAS और 500 kg से अधिक वजन वाले ड्रोन इस कानून के दायरे से बाहर है। 500 kg से अधिक, ध्यान रहे, UAS और सशस्त्र बलों का UAS और 500 kg से अधिक वजन के ड्रोन इस कानून के दायरे से बाहर है, क्योंकि सशस्त्र बलों के लिए अलग तरह से सब कुछ रहता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 बहुत जाना पहचाना है आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अब घुमावदार आने लगे। इनका संबंध पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य से था, जिसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त किया गया। ध्यान रहे 5 अगस्त 2019 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है ये। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। आपको याद होगा कि ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, राज्य तो था, लेकिन इसे 5 अगस्त 2021 को राज्य का दर्जा छीन करके इसको 2 इंडियन टेरिटोरी में बांट दिया गया और तब से इसे राज्य बनाने के लिए लड़ाई चल रही है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि इसको राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 यहाँ पर चर्चा में आ गया क्योंकि अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। यह इसकी एकता की रक्षा करता है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है। इस शक्तियों का विभाजन कैसे है, देखिए, संघ सूची यानी संघ के लिए, राज्य सूची राज्य के लिए, और समवर्ती सूची में क्या होता है कि समवर्ती सूची जो तीसरी सूची है, इसमें दोनों को अधिकार आता है, लेकिन जहाँ पे संघ
नियम बनाता है, अधिनियम बना लेता है, वहाँ पर राज्य का अधिनियम स्वतः निरस्त हो जाता है। आईपीसी की धारा 498A ये चर्चा में रहा। अब भारतीय नागरिक संहिता की धारा 85 हो गई जी। पहले जो आईपीसी थी उसे भारतीय नागरिक संहिता कहा जाता है और इसकी धारा जो 498A है उसको अब 85 कहा जाएगा। 22 जुलाई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी बंसल बनाम शाही बंसल मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2022 के दिशा निर्देशों को बरकरार रखा। इसमें आईपीसी की धारा 498 जिसे भारतीय न्याय संहिता धारा 85 कहा जाता है के तहत किसी भी दंडात्मक कार्यवाही से पहले 2 महीने की शांति अवधि और परिवार कल्याण समितियों को रेफरल की व्यवस्था की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 498 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत अब धारा 85 है। वैवाहिक परिस्थितियों में महिलाओं के प्रति क्रूरता को दूर करने के लिए लागू की गई थी। इस बात का ध्यान रखें चूँकि जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन बढ़ती संख्या में प्राथमिकी यानी एफआईआर और सामूहिक गिरफ्तारी के माध्यम से इसके दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न मुझे भी लग रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से पूछ सकता है। आवारा कुत्ते, देखिए आवारा कुत्ते सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण एक्चुअली एनसीआर दिल्ली एनसीआर के मामले में चर्चित रहा। ये मामला एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाम आवारा कुत्तों का मामला था। ये क्षेत्र क्या रहा, दिल्ली एनसीआर का नगर निगम रहा। किसके द्वारा किया गया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त 2025 का 2 न्यायाधीशों की पीठ ने किया था। आगे देखेंगे संशोधित आदेश के आदेश से 22 अगस्त 2025 को आदेश आया कि जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनपी अंजारिया की पीठ द्वारा इन 3 न्यायाधीशों की पीठ है। इनके द्वारा क्या दी गई भाई? प्रासंगिक कानूनी प्रावधान पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 इसके नियम 11/19 नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ना ताकि उनकी जनसंख्या में ज़्यादा बदलाव न हो या जनसंख्या उनकी कम न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों का जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता है। 243W ध्यान रहे 243W नगरपालिका को पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम का आदेश देता है। ऐसे प्रश्न जो अंदर प्रश्न रहते हैं, अंदर से प्रश्न पूछता है कि 243W क्या कहता है? नगरपालिका को पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम पशुओं की क्रूरता की रोकथाम का आदेश देता है। और 51A जी ये क्या कहता है कि नागरिकों पर जीवों के प्रति दया रखने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में जल्लीकट्टू मामले में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है कि व्याख्या पशुओं पर भी लागू होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये पशु पर भी लागू होता है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए मानव सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। आगे है अनुच्छेद, ध्यान रहे कि जब पहले मानव को रखा जाता है लेकिन इन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की और पशु कल्याण और मानव सुरक्षा दोनों को ध्यान रखा। अगला है अनुच्छेद 32 थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मृत्युदंड के दंड निर्धारण को अनुच्छेद 32 के तहत पुनर्विचार योग्य माना गया है। एक्चुअली कहा जाए तो ये नियमों को बहुत खींचा जा रहा है। इससे आम जनता को कितना लाभ हो रहा है इस पर कभी विचार नहीं होता। आगे आइए, पुनर्विचार योग्य माना गया है मामला बसंत संपत दुपारे बनाम राज्य मध्य प्रदेश। इसमें पीठ में जो 3 न्यायाधीश थे उनका नाम है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। बसंत दुपारे को वर्ष 2008 में नागपुर में एक 4 वर्षीय बच्चे के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाया गया। बताइए कितना जघन्य अपराध किया है। उनकी सजा और मृत्युदंड को 2017 में अंतिम रूप से उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी। अपराध 2008 में हो रहा है, दंड 2017 में मिल रहा है और पुष्टि कर दी गई। फिर भी आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है
ये हमारे न्याय विधान की व्याख्या है। वर्तमान में मामला संदर्भ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिनांक 26 अगस्त 2025 संदर्भित कानूनी प्रावधान जो घटना 2008 में घटी वो 2025 तक अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। संदर्भित कानून में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 14 और 21 को लिया गया। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीश को हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार है। ये अगला टॉपिक है, ध्यान रखें। मामला क्या है कि XXX बनाम भारत संघ और अन्य न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामला है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि दिल्ली में जो इनका मकान था, अधिकारी जो आवास है, वहाँ से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद विवाद शुरू हुआ था। वहाँ पे एक्चुअली आग लगी थी इनके घर में, और आग लगने के बाद में 500 नोटों का बहुत बड़ा जखीरा वहाँ से मिला, जिसके बाद में रोजगार चर्चा में आ गया। ये दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। विधिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 124/4 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया करता है। इन हाउस इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इन हाउस मतलब कि हाउस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक दुराचार के मामले में स्थापित आंतरिक जांच प्रक्रिया है। जांच प्रक्रिया तो चलेगी लेकिन इन हाउस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि CJI की अनुशंसा केवल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए होती है। अंतिम निर्णय संसद और राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। यानी संसद और राष्ट्रपति से मतलब है कि भारत की जनता इसे तय करेगी। चर्चा में एक नया मामला है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसे STV बोलते हैं। 9 सितंबर 2025 को 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66/1 के तहत, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा का चुनाव, उसके अलावा राज्य विधान परिषद, इन सब का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। देखिए, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन आपका मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या होता है, इसमें क्लियर किया है। सॉरी, आगे देखिए, अमेरिका में इसे रैंक्स चॉइस वोटिंग भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे हेयर क्लार्क भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन में विकसित अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ही एक रूप है। यानी दोनों मिलता जुलता चीज़ ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर पाया जाता है। इसका उपयोग होता है उत्तरी आयरलैंड, गणराज्य, माल्टा, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि में। नेक्स्ट देखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। इसके तहत मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो जिनको मतदान करना होता और जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं, तो उम्मीदवारों को ये नहीं कि हम किसी एक को वोट दे रहे हैं, हम वोट सभी को देते हैं, लेकिन क्रम वाइज देते हैं कि 1 नंबर पे ये रहेंगे, 2 नंबर पे ये रहेंगे, 3 नंबर पे ये रहेंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, तो उनको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व कि वरीयता क्रम में रैंक देते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत अगर पहले क्रम के उम्मीदवार को मत पूरा नहीं मिला तो वह मत स्वतः अगले क्रम को प्राप्त हो जाता है। यानी मतदान करने वाला जो है वो अपना मत सबको देता है, लेकिन क्रम वाइज देता है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में ही होता है कि जिस अनुपात में हमने दिया है, जिसके पहले इनको प्रायोरिटी रखा, दूसरे को इनको रखा, अगर पहला सिलेक्ट नहीं हो पाता है तो दूसरे को ऑटोमेटिक वोट चला जाता है। यही होता है एकल संक्रमणीय, मतलब कि एक ही वोट क्या है दूसरों को भी प्राप्त हो जाए। भारत में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद सदस्य। वोटर व्यक्तिगत कोई वोट न देकर पार्टी को वोट देते हैं। पार्टियों को उनके वोट शेयर के अनुपात में सीट मिलते हैं। स्थिरता रहती है, सबसे अच्छी बात है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संतुलन रहता है। यह जर्मनी और न्यूजीलैंड में भी यूज होता है। इन डाटा का उपयोग आप प्री के साथ मेंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि BPSC किस रंग रूप में अपने प्रश्न को लेके आती है। ऐसे 50% या 40% तो प्रश्न रखती है जहाँ से बच्चे सिलेक्ट न हो,
और वही बच्चे सिलेक्ट हों जिन्होंने या तो डीप अध्ययन किया है या बहुत दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और लगे हुए हैं। देखिए अनुच्छेद 67 क, इसका संबंध क्या है? उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के पद छोड़ सकते हैं। 67 क बताता है। 67 ख क्या बताता है? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क में है 67 क में कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद छोड़ सकता है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पूरक का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। पूरक का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। 67 ख क्या कहता है कि राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा हटाया जाता है। यानी महाभियोग है ये। 67 ख जो है उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग माना जाता है। 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले से संबंधित सभी संदेहों और विचारों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यह हमारे देश को संप्रभु बनाता है कि हम देश का फैसला देश में ही करेंगे, किसी अन्य देश जैसे ब्रिटेन वगैरह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में ही हो। यह बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाएंगे टॉपिक। वर्ष 2025 के मध्य तक भारत के विभिन्न अदालतों में कुल मामले लंबित रहे 5.29 करोड़। यह संख्या देखने में बहुत बड़ी संख्या है। 5.29 करोड़ केस जो है अभी तक लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम है, 86,723, और सभी हाई कोर्टों को मिला दिया जाए तो ये 63.29 लाख आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा है, 4.6 करोड़ है। आगे देखें तो SDG 16 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 क्या बताता है कि न्याय तक पहुंच होनी चाहिए। कई बार न्यायिक जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं, पारदर्शिता की कमी रहती है, निर्णय में देरी होती है, बेंच गठन की अपारदर्शिता रहती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली में भी विवाद रहता है। फैसलों में देरी के प्रमुख कारण क्या है? लंबित मामलों की भारी संख्या, बात बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों की कमी है, हाँ। अपर्याप्त न्यायिक संरचना है, जटिल और लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, बार बार स्थगन होते हैं, केस को लेकर के फैसला नहीं हो पाता एक बार में। सरकार और इसका अच्छा उदाहरण आप देखें कि घटना 2008 में घटी है और 2025-26 तक अभी तक उसका न्याय नहीं हो पाया। सरकार और सरकारी विभागों की भूमिका, अपील की असीमित गुंजाइश, यह सबसे बुरी स्थिति कही जाती है, अपील की असीमित गुंजाइश। अधिकारियों, गवाहों की अनुपस्थिति, वकीलों की हड़ताल और अन्य बाधाएं, उसके अलावा तकनीकी संसाधनों की कमी, अन्य सामाजिक आर्थिक कारण कई बार होते हैं। अनुच्छेद 124/4 और 217 देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मामले में 124/4 और हाई कोर्ट के मामले में 217। न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था यदि उन पर दुर्व्यवहार का योग्यता सिद्ध हो जाता है तब। अनुच्छेद 235 क्या बताता है? हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिससे न्यायिक अनुशासन और जवाबदेही बनी रहे। ये अनुच्छेद 235 बताता है, ध्यान रहे, बहुत अच्छा है ये। हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करता है। अगला देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान की बुनियादी संरचना के तहत न्यायपालिका को स्वतंत्रता मिली हुई है, किंतु यह स्वतंत्रता जवाबदेही के साथ संतुलित होती है। जी हाँ, बहुत अच्छा। डिजिटल सेवाओं तक पहुँच। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह अनुच्छेद 21 के तहत सेवा, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक स्तर तक पहुँच, डिजिटल सेवा, ये सभी मौलिक अधिकार में आते हैं।
अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता के अधिकार में भी यह डिजिटल सेवा तक पहुंच शामिल है। भारत में टेली घनत्व अगर देखा जाए तो वर्तमान में 86% है। भारत में कुल डिजिटल साक्षरता 38%। इसमें थोड़ा बाइफरकेट करेंगे तो 61% शहरी है इस 38 में और 25% ग्रामीण। इंटरनेट तक पहुंच शहर में 66%, ग्रामीण में 24%। ग्रामीण भारत का 59% ऑनलाइन है। फिर भी बहुत अच्छा सुधार है और ख़ास करके देखा जाए तो जो कोरोना काल आया था उसमें डिजिटल दुनिया और डिजिटल चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो की हैं और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम यूएसए की घटना हो, चाहे ईरान की घटना हो, चाहे पूरे विश्व की घटना हो, मिनटों में अपने मोबाइल पे और हर पर्सन तक मिल जाती है। यह डिजिटल क्रांति का बहुत अच्छा स्वरूप माना जाता है। आप इसका फ़ायदा उठाएं। M4K मोबाइल केवल नॉलेज के लिए होनी चाहिए, केवल देखने के लिए नहीं। अगर इनका उपयोग करते हैं तो ये आपकी सफलता में सोने पे सुहागा साबित होगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।